स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7,600 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने साइंस कॉलेज ग्राउंड में 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे, जहां पीएम मोदी ने रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की नींव रखी। बता दें कि एक्सप्रेसवे देश के 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसमें छत्तीसगढ़ में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत पे ध्यान दिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ रोजगार के अनुकूल नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के धान किसान, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं और कनेक्टिविटी के लिए हैं। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए हैं। तो वहीं पीएम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा दिन है, जहां छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। तो वहीं चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को जमकर घेरा और कहा है कि मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी देता है। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में बीजेपी की अहम भूमिका रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकारों की करोड़ों रुपए की योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनका शिलान्यास किया गया। जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लेते हुए छत्तीसगढ़ के किए गए वादों का भी जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ भी लिया है। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, कनेक्टिविटी के लिए हैं। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। ये भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। साथियों, आरोप ये है, ये जो कमीशन के पैसे उगाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी को लगे गुजरात हाईकोर्ट से तगड़े झटके की। बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला ही बरकरार रखा है। तो मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ही सही माना है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट पर दोषी ठहराए जाने का आदेश उचित है।
उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। जहां राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग राहुल गांधी कर पाएंगे। वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले से ही जा चुकी है, जहां हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखने का फैसला दिया है और इस फैसले के मद्देनजर तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज हो जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि ये झटका नहीं है। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ये झटका नहीं है, बल्कि हम और मजबूत होकर निकलेंगे, जहां 2024 में सरकार बनेगी और सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी करेंगे। बता दें कि मोदी सर ने मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक कविता लिखते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बाहर राहुल गांधी की हौसला अफजाई करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ निशानों पर लिया है। इन्होंने कहा है कि अहंकारी सत्ता के सामने राहुल गांधी सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया, जहां प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम साम दाम दंड भेद छल कपट कर रही है। इस मामले पर अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है और बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने सीधे ओबीसी समाज का अपमान किया है। केस का फैसला है, राहुल जी की जो गुनेगार ठहराया गया है, मतलब कन्विक्शन जो दिया गया है, वो कन्विक्शन सस्पेंड करने के लिए जो एप्लीकेशन हाईकोर्ट में रखी है, रिवीजन एप्लीकेशन, उसका चुकादा, उसका जजमेंट अभी 11 बजे शाम आने वाला है। हमें उम्मीद है कि ये राहुल जी की तरफेण में चुकादा आना चाहिए। उसके एक से ज्यादा वजूद है, एक से ज्यादा वजूद है। इस वजह से मैं आपको बता रहा कि जो महत्तम कन्विक्शन किया गया है, सेंटेंस दिया गया है, वो गलत है। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. But still, the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block him from the parliament. They want him to unnecessarily create for his speech, which is nowhere heard. I have been looking at various लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ, और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आई है।
जहां पश्चिम बंगाल में गुरुवार की शाम को पंचायत चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और शनिवार को मतदान है और मतदान से पहले कूच बिहार, मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में हिंसक वारदातें हो रही हैं। जहां गुरुवार की रात दिनहाटा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की तृणमूल समर्थित बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में एक और बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुआ है, जहां बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। हालांकि सत्ता पक्ष टीएमसी की ओर से सभी आरोपों को इनकार कर दिया गया है। बता दें कि यह घटना दिनहाटा 2 ब्लॉक के बमनहाट गांव पंचायत के कालमाटी इलाके में घटी, जहां साहिबगंज थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया है कि हमले में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि बीजेपी के कूच बिहार जिला समिति के सदस्य जयदीप घोष पार्टी कार्यकर्ताओं की गोली मार की सुनकर दिनहाटा उपमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं के शारीरिक स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल के खिलाफ मोर्चा खोला। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्रूड बम से भी हमला किया और इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग भी की गई। इस हमले में 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो वहीं बीजेपी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की गई है। और बता दें कि मुर्शिदाबाद में रानीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता अरविंद मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। में पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, जहां तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। इस दौरान मुर्शिदाबाद के रानीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता अरविंद मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई, जहां अरविंद मंडल कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई बताए जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने अरविंद मंडल की हत्या के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का ही हाथ बताया है और कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या ऐसे वक्त पर हुई जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जून को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और यहां 8 जुलाई से मतदान होना है। लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। जहां बंगाल में जिस दिन से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से अब तक 18 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी जा चुकी है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस दुर्घटना का शिकार हुई है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां रतनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर रायपुर जा रही एक बस ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। बता दें कि बस में कुल 40 बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे, जहां घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 घायलों की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि ये सभी लोग अंबिकापुर से पीएम की सभा में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे। यह हादसा इतना भीषण था कि बस का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जहां मौके पर पहुंची बचाव की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बस से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं भारी बारिश के बीच ड्राइवर को झपकी आने से हादसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। बता दें कि कश्मीर में भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और जलभराव का खतरा पैदा हो गया है। इसके चलते अब अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि बालटाल और पहलगांव दोनों ही मार्गों पर यात्रा स्थगित कर दी गई है, जहां अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से स्थगित रहेगी और किसी को भी गुफा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि अमरनाथ यात्रा को स्थगित किए जाने के बाद को लेकर अधिकारियों ने बयान दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि यात्रा स्थगित कर दी गई है और किसी भी श्रद्धालुओं को सुबह गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण श्रद्धालुओं की यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई, जहां अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धालुओं को बालटाल और नूनवान आधार शिविरों में ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले सुबह करीब 3:45 बजे 17,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू कश्मीर के आधार शिविर में अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ था, जहां श्रद्धालु यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 247 वाहनों में भगवती नगर आधार शिविर के घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान सभी को रोक लिया गया और सभी को शिविर में महफूज रहने के लिए कह दिया गया है, जहां मौसम खराब होने के बाद ही यात्रा को लेकर कोई अपडेट सामने आएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोयंबटूर के डीआईजी की, जिन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की है। तो तमिलनाडु के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीआईजी विजय कुमार ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि तमिलनाडु के कोयंबटूर के डीआईजी ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली, जिसके बाद पूरे कैंप में हड़कंप मच गया, जहां गोली लगने से कुछ देर बाद ही डीआईजी की मौत हो गई। बताया गया है कि डीआईजी सी विजय कुमार ने रेस कोर्स में अपने कैंप ऑफिस में पिस्तौल से खुद को शूट किया, जहां उनके करीबी पुलिसकर्मियों ने बताया है कि वो पिछले कई दिनों से तनाव में चल रहे थे, जिसके बाद अब उन्होंने ये कदम उठाया। जहां घटना की जानकारी मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक डीआईजी विजय कुमार शुक्रवार 6 जुलाई की सुबह टहलने निकले थे। इसी दौरान वो अपने कैंप ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा अधिकारी पिस्तौल मांगी और दफ्तर से बाहर निकल गए। जहां कुछ मिनट बाद ही डीआईजी ने खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही वहां मौजूद तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने डीआईजी को लहूलुहान हालत में देखा, जहां डीआईजी जमीन पर गिरे पड़े मिले। गोली लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि विजय कुमार ने 6 जनवरी 2023 को ही कोयंबटूर रेंज के डीआईजी के तौर पर कार्य संभाला था, जहां विजय कुमार 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। साथ ही अपनी इस पोस्टिंग से पहले वो कांचीपुरम से लेकर तिरुवनंतपुरम के जिलों में तैनात किए गए थे। हाल ही में उन्हें डीआईजी के तौर पर प्रमोट किया गया था। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एपी स्टार न्यूज़।